इमेजिन कीजिए आप घर जा रहे हैं और रोड पर अचानक ट्रैफिक जाम हो जाए। कितना इरिटेशन हो जाएगा। बस ब्लड क्लॉट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। ब्लड क्लॉट इज लाइक अ ट्रैफिक जैम इन योर वेन। जिस वेन में ब्लड को जमना नहीं चाहिए वहां जम जाता है और वहां से निकल के खुद पूरा ब्लड क्लॉट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। उसकी ये जर्नी न सिर्फ इंटरेस्टिंग बट कई बार डेंजरस भी हो सकती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे द डायनामिक्स, फॉर्मेशन एंड जर्नी ऑफ ब्लड क्लॉट्स। पहले बात करते हैं अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। मानो आप एक लंबे फ्लाइट में कई आवर्स के लिए जा रहे हैं और पैर की कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पाई। यू आर ग्लूड टू योर सीट। वॉशरूम नहीं जाना पड़े इसलिए आपने पानी भी बहुत कम पी लिया। ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी वेन्स का ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। उस टाइम एक छोटा सिग्नल भी आपका ब्लड क्लॉट देगा कि पेन हो रहा है या अचानक सूजन आ गई है, विच इज देयर टू रिमाइंड यू कि भैया आप पैर हिलाओ। ज्यादातर ऐसे छोटे साइंस को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे और टाइम आप अगर पैर नहीं हिलाते तो ब्लड क्लॉट्स और बढ़ जाते हैं और हो सकता है आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी को मजाक में इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम भी कहा जाता था, क्योंकि इकोनॉमी क्लास की सीट्स बहुत ज्यादा टाइट रहती है तो उनमें डीवीटी का चांस ज्यादा है एयर ट्रैवल के वक्त। बट एयर ट्रैवल के अलावा डीवीटी के बहुत सारे कारण हैं एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट्स भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंडिया में हर साल होता है। डीवीटी होने का मेन रीजन इज स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड का सर्कुलेशन जहां स्लो हो गया वहां पर ब्लड जमने का चांस बढ़ जाता है। इवेंचुअली एक जगह ब्लड भरा है तो उसके आजू बाजू वाली नसों में भी ब्लड क्लॉट बढ़ना शुरू होता है और इट कैन लीड टू एक्सटेंसिव डीवीटी। कई बार ब्लड क्लॉट सिर्फ लेग की वेन्स में ही रह जाते हैं। अगर क्लॉट्स की जर्नी पैर से शुरू होकर लंग्स में हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर क्लॉट बहुत सॉफ्ट है और आसानी से पैर से हार्ट या लंग्स की ओर चला जाए देन इट गिव्स राइज टू दिस डेंजरस प्रॉब्लम। एंड अगर भूल से आपने पैर का मसाज भी कर दिया देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर प्रॉब्लम। मसाज की वजह से पैर का ब्लड बहुत इजीली लंग्स की ओर चला जाएगा। सो प्लीज अगर आपको डीवीटी है तो डू नॉट मसाज योर लेग्स। जैसे ब्लड क्लॉट की जर्नी शुरू होती है सो पैर से पहले पेट की ओर जाएगा और उसके बाद जाके लंग्स में जाएगा और उसके बाद वो इवन हार्ट तक जा सकता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है पल्मोनरी आर्टरीज विच आर आर्टरीज सप्लाइंग योर लंग्स। अगर ये क्लॉट पैर से निकल के पल्मोनरी आर्टरीज में जम जाता है तो वो लंग्स का ब्लड फ्लो भी कम कर देता है। सो जो लंग्स नॉर्मल ऑक्सीजनेशन का काम करती है वो लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन लेवल्स आल्सो स्टार्ट ड्रॉपिंग। अगर वो क्लॉट की साइज बहुत छोटी है the only symptoms and signs it causes is just chest tightness, breathing difficulty or some coughing। और अगर वो क्लॉट्स ज़्यादा बड़े हैं और पल्मोनरी आर्टरीज मेजर अफेक्ट हो जाती है देन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इवन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। एंड इन 1% ऑफ पीपल दिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन बिकम फेटल एंड लीड टू सडन डेथ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसका इलाज क्या है? हमारे ट्रीटमेंट में देयर आर 3 मेन एम्स। द फर्स्ट इज टू स्टेबलाइज द ब्लड क्लॉट कि क्लॉट और आगे बढ़े नहीं। द सेकंड इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। द थर्ड एम इज टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटीकोएगुलेशन और ब्लड थिनर मेडिसिन्स। ब्लड थिनर्स जो इंजेक्शंस या टैबलेट के फॉर्म में यूज होते हैं दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोथ। और ये ब्लड थिनर्स ब्लड को सडनली डिसॉल्व नहीं करती है। आधा काम ये मेडिसिन्स करती है और आधा आपका बॉडी खुद इन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने का काम करता है। इन्हीं एंटीकोएगुलेंट्स में नए ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जैसे कि रिवारोक्साबान या एपिक्साबान यूज होते हैं जो वॉरफेरिन या एसिड्रोम के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ है और लंबे समय तक दिए जा सकते हैं। इन नए मेडिसिन का और भी फायदा है कि इसका कोई फूड एंड ड्रग से इंटरेक्शन भी नहीं है और कोई रेगुलर मॉनिटरिंग या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं। सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है थ्रोम्बोलाइटिक्स। अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बड़ा क्लॉट है देन
only anticoagulation may not help और ऐसे circumstances में we use clot dissolving और clot busting medicines जिनको thrombolytics कहते हैं. These can be given directly into the vein or sometimes given directly into the pulmonary artery or deep veins. अगर इनको intravenous देते हैं मतलब हाथ की कोई वेन में देते हैं then it is called as systemic thrombolysis. वो बॉडी के हर एक जगह पर एक्ट करेगा. और अगर उनको स्पेसिफिक वो वेन में देते हैं जहां ब्लड क्लॉट है then it is called as regional thrombolysis. थ्रोम्बोलाइटिक यूजेज में ब्लीडिंग का एक रिस्क है जिसके बारे में आपके डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे. सो थ्रोम्बोलाइटिक्स तब यूज होते हैं अगर इसका बेनिफिट इज मच मोर देन द रिस्क इन्वॉल्व्ड. पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए एक और छोटी सर्जरी है जो हम कई बार करते हैं, उसको कहते हैं आईवीसी फिल्टर प्लेसमेंट. ये खास उनमें की जाती है जिनको बहुत एक्सटेंसिव क्लॉट्स हैं और एंटीकोएगुलेशन से भी वो क्लॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहे. तो जो पैर से पेट से होती हुई लंग्स तक वेन जाती है तो हम पेट के हिस्से में वहाँ वेन में ये फिल्टर रख देते हैं और उसका मेन काम होता है कि ब्लड क्लॉट को वहीं पर रोक देना और उस क्लॉट को वो आगे ट्रैवल नहीं करने देते. सो दिस फिल्टर एक्ट्स लाइक अ क्लॉट ट्रैप. उसका काम है क्लॉट्स को वहाँ ट्रैप कर देना. दिस प्रोसीजर कैन ओनली बी डन बाय एक्सपर्ट्स. ट्रीटमेंट के साथ साथ सपोर्टिव केयर and monitoring is also very essential because pulmonary embolism कब dangerous हो जाए कह नहीं सकते. So अगर pulmonary embolism का diagnosis होता है we usually recommend कि patients को ICU में strict monitoring में रखा जाए. कई बार patients को लगता है कि हमें और कोई तकलीफ ही नहीं है, we are fine, आराम से बोल सकते हैं, खा सकते हैं, but DVT और pulmonary embolism कब dangerous हो जाए इसको जज करना बहुत मुश्किल है. इन सीरियस प्रॉब्लम्स को प्लीज निग्लेक्ट मत कीजिए. आपके वैस्कुलर सर्जन्स आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू अबाउट द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. और अगर आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्लॉट्स व्हेन दे आर इन द लेग्स. आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग.